अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी चेन या इसको कहते हैं बड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी चेन के अंदर कैसे हम एटीपी को बनाते हैं। बेसिकली देखा जाए, जो NADH2 है, ये आपको याद होगा, ये हमने बनाई थी। ये बनी है कहाँ पे बेटा? क्रब साइकिल के अंदर। ये क्रब साइकिल के अंदर हमने बनाई थी। अब ये कहाँ से बनाई थी बेटा? ये हमने बनाई थी फ्रॉम NAD पॉजिटिव। मतलब कि NADH2 कहाँ बनी थी बेटा? क्रब साइकिल के अंदर बनी थी। हमारे किससे बनी थी बेटा? उसका नाम है NAD से बनी थी। अब ये NADH2 से मैंने सारी ATP को बनाना है। मतलब कि क्रब साइकिल के अंदर जितनी NADH2 हमने इसका अचार नहीं डालना, हमने इसको यूज़ करना है ATP को बनाने के लिए। और वो ATP कहाँ पे बनानी है? वो बनानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। मगर ये खुद कहाँ पे बनी है? उसका नाम क्या बेटा? क्रब साइकिल है। अब बेटा जो NADH2 है, मेरे बच्चे इसका एक ही काम है, ये मेरे बच्चे देता है देन ट्रांसफ़र हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर? देन ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये अपने अंदर से एक एटम दे देगा, और ये हाइड्रोजन एटम अब किसको देगा? रेस्पिरेटरी चेन को देगा। ठीक हो गया। इस चेन को हाइड्रोजन जो देता है, जिससे इसने बनाना है ATP को बनाना है, वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है बेटा? NADH2 से आता है। अब बेटा इस हाइड्रोजन से एक चीज़ हमने फिर निकाल लेनी है, और बेटा उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड, इसको गुजारा जाएगा। ट्रांसपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप्स। इस इलेक्ट्रॉन को हमने गुजारना है कुछ स्टेप्स से, और उस स्टेप से जब गुजरेगा तो ATP बनेगी। और वो स्टेप्स कौन से बेटा? आपने याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप से गुजारना है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जब उससे निकलेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो खुद ब खुद एक प्रोसेस है, और वो खुद ब खुद एक सेटअप्स हैं। और वो कौन से बड़ा स्टेप्स हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा? और आखिरकार अगर देखा जाए, विच अल्टीमेटली जो आखिर में रिएक्शन कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, विच अल्टीमेटली किसके साथ रिएक्शन करेगा? विच अल्टीमेटली रिएक्ट्स विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और हमें ATP बना के दे देगा। और इस पूरे के पूरे हम प्रोसेस को नाम देते हैं, ये बेटा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा मकसद, जिसमें मेरे बच्चे एनर्जी को बनाना होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एक चीज़ है, और वो चीज़ हमारे पास पहले की मौजूद है, जो कि क्रब साइकिल में बनाई थी। उसका नाम है NADH2 है। और NADH2 से हमने क्या लिया? हाइड्रोजन को लिया, जो कि हमने रेस्पिरेटरी चेन को प्रोवाइड कर दिया। मगर उसने इस हाइड्रोजन में से एक चीज़ को रिमूव किया, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन को सेपरेट कर दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एक मूव करवाया गया, एक पूरे के पूरे स्टेप से गुजारा गया, और उस स्टेप्स का नाम क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स हैं। और वो जो आपको नज़र आते हैं स्टेप, वो कहाँ पे आते हैं बड़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और इससे हमने सारे के सारे एनर्जी बनानी है। अब बेसिकली जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ें वो कौन सी हैं? तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन्स। किसके ऊपर मूव करना है इलेक्ट्रॉन ने? तो वो रेस्पिरेटरी चेन के जो कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर बनती है, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनसे ये मिलकर बनती है रेस्पिरेटरी चेन। सबसे पहला जो कंपोनेंट है बड़ा, उसका नाम है कोएंजाइम Q। हम उसको कहते हैं कोएंजाइम Q है, जो कि रेस्पिरेटरी चेन का पहला कंपोनेंट है। कोएंजाइम Q के बाद अगर दूसरा देखा जाए तो बड़ा उसका नाम है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स, जो कि सीरीज़ में मौजूद होते हैं। एक का नाम B है, एक का नाम C है, एक का नाम A है, और एक का नाम A3 होता है।
और आखिर में एक है बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। मतलब कि 3 चीज़ों से मिलकर रेस्पिरेटरी चेन बनेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी चेन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो एक कोएंजाइम है, साइटोक्रोम है, और एक कौन सा बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। अब बेसिकली जो देखा जाए साइटोक्रोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइटोक्रोम जो कि एंजाइम्स है, साइटोक्रोम एंजाइम्स जो कि मैंने बताया कितने मेरे बच्चे टोटल आपके और नज़र आ रहे हैं 4। एक कौन सा बेटा बी है, सी है और ए, और एक A3 है। अब जो साइटोक्रोम्स एंजाइम्स जो से आपको नज़र आ रहे हैं इसकी पहचान क्या है, इसकी क्या पहचान होती है। बेसिकली सबसे पहले देखा जाए बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। वो कौन है बेटा साइटोक्रोम एंजाइम है। और इसके पास मौजूद होता है विच कंटेन्स हीम ग्रुप, विच कंटेन्स हीम ग्रुप होता है इसके पास। जैसे हीमोग्लोबिन के पास है उसी तरह इसके पास क्या है बेटा विच कंटेन्स हीम, जो कि रिलेट करते हैं विच कंटेन्स हीम ग्रुप डेट रिलेटेड टू, जो कि रिलेट करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह इसके पास हीम ग्रुप होता है जो कि बेटा आपको कहाँ पे नज़र आता था हीमोग्लोबिन के अंदर। उसी तरह सेम टू सेम बेटा ये साइटोक्रोम एंजाइम के पास भी होता है। बेटा अगर देखा जाए इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। हीम ग्रुप के अंदर आयरन होता ना, देयर वैलेंसी चेंज किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। और मेरे बच्चे मैं किसकी कह रहा हूँ बेटा, आयरन एटम की बात कर रहा हूँ जो कि हीम ग्रुप के पास होता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सब्सटेंस है और इसके पास हीम ग्रुप होता है। और वो हीम ग्रुप जो सिमिलर किसके पास होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के पास होता है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि साइटोक्रोम की सिमिलैरिटी है, ये सिमिलर होता है, सिमिलर एज लाइक हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन हीम। तो हीमोग्लोबिन हीम की तरह सेम टू सेम इसके पास भी क्या बेटा मौजूद होता है जिसका नाम क्या है बेटा, हीम ग्रुप है। मगर हीमोग्लोबिन की पहचान ये है कि बेटा ये किसका कैरियर बेटा, ऑक्सीजन कैरियर है। ये बेटा किसका कैरियर है, ऑक्सीजन कैरियर है। मगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो साइटोक्रोम है ये बेटा किसका कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मगर दोनों में एक चीज़ की सिमिलरिटीज़ है कि दोनों के पास क्या मौजूद है बेटा, हीम ग्रुप मौजूद होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है और वो मेरे बच्चे कौन सा है, ऑक्सीजन कैरियर है। मगर एक चीज़ सिमिलर है, वो क्या है बेटा, हीम ग्रुप है। मगर इसकी भी वैलेंसी चेंज होती है, उसकी वैलेंसी चेंज होती है, मगर ये कैरियर डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं बेटा चेन की तरफ। ये देखें बेटा ये चेन है। अब बेटा ये जो आपको चेन नज़र आ रही है यहाँ पर देखे जाए ज़रा गौर से। फॉर एग्जाम्पल ये लो लेवल और ये हाई लेवल है। यहाँ पर ये मौजूद है NADH2। NADH2 अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं NAD के अंदर, जो कि डिहाइड्रोजिनेस है, जो कि एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेस, जो कि इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है। जब हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो हाइड्रोजन से मैंने क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को लिया और इसके अंदर से 2H पॉजिटिव को सेपरेट करवा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके, पूरे के पूरे रास्ते से मूव करता जाएगा। अब NADH2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और जिसको दिया है वो क्या हो गया, रिड्यूस। और रिड्यूस कौन हो गया, कोएंजाइम Q हुआ। कोएंजाइम Q ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया, ये खुद क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हो गया। ये आगे देता है, ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। इसने आगे दे दिया, ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। साइटोक्रोम A ने खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको रिड्यूस कर, और आगे ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक हो गया। पहले तो ये समझ ले कि ये पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स में क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन चल रहा है। अब मेरे बच्चे जो आपने याद रखना है, जब यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हुआ
इसने हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि उसको यूटिलाइज किया गया एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़ने में और क्या बना दिया, एटीपी बन गई। तो सबसे पहले एटीपी बनी है इन दोनों के दरमियान, कोएंजाइम क्यू और NADH2 के दरमियान पहली एटीपी बन गई। इलेक्ट्रॉन आगे मूव किया, साइटोक्रोम बी की तरफ गया, फिर गया साइटोक्रोम सी की तरफ। जब यहाँ से नीचे की तरफ गया तो अगेन एनर्जी काफ़ी कम, इसे काफ़ी एनर्जी जो सी इलेक्ट्रॉन की वो कम हुई है और वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हुई है, फिर दोबारा एडीपी को फॉस्फेट में जोड़ने में और क्या बना दिया, एटीपी। कितनी एटीपी बन गई बेटा, 2 एटीपी बन गई। मतलब कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनती है। तो पहली कहाँ बनी है मेरे बच्चे, NAD कोएंजाइम क्यू के दरमियान बनी है और दूसरी कहाँ बनी है, साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान बनी है। अब यही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता जा रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते करते, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते करते, और आखिर में जब ये साइटोक्रोम A3 से आगे मूव करता है तो आगे क्या मौजूद है, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है तो ये जो आपने यहाँ से प्रोटॉन निकाला था, इसका क्या करना हमने, इसको हमने तो भूल ही गए हैं। ये कोई हमारा यतीम बच्चा नहीं है, इसको अब दोबारा हम यूटिलाइज़ करेंगे। ये दोबारा आके उस इलेक्ट्रॉन से मिलता है और ऑक्सीजन के साथ मिलता है और एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को तो अगेन हाई एनर्जी खारिज होती है जो यूटिलाइज़ की जाती है एटीपी को बनाने के लिए। तो एक NADH2 से मेरे बच्चे 3 एटीपी बनती है और ये देख सकते हैं 1, 2 और 3, ये 3 एटीपी बनाई मेरे बच्चे, जो कि एक पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनते हैं। अब आपने ये गौर से सुन लेना, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जो मैं टॉपिक बताया, इसकी थ्योरी भी आपने सेम टू सेम लिखनी है, नंबर नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। आपको जो मैंने बताया यहाँ से, ये ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो, जहाँ जहाँ से एनर्जी मैं खारिज करता जा रहा हूँ वहाँ से आपने एनर्जी खारिज करते जाना। और ये थ्योरी भी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ, किसने इसको ऑक्सीडाइज किया, कोएंजाइम क्यू ने किया, और इनफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई और क्या बन गई बेटा, एटीपी सिंथेसिस होगी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही बताया कि NADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, किसने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ ना। तो इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है बेटा, कोएंजाइम क्यू है, क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मेरे बच्चे क्या बनी है, इतनी एनर्जी खारिज हुई कि जिससे बेटा क्या बना दिया, एटीपी को बना दिया। अब फिर आगे चलते चलते प्रोसेस चलता जाएगा, तो यहाँ पे लिखते जाइएगा। अब आगे कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज होता है किससे बेटा, साइटोक्रोम बी से होता है। अब साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज होता है साइटोक्रोम सी से होता है। फिर बी और सी के दरमियान फिर दोबारा एटीपी बनाई, तो मैं अगेन लिखूंगा देन अगेन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब आगे साइटोक्रोम सी अगेन ऑक्सीडाइज होता है किसके जरिए, साइटोक्रोम ए और A3, क्योंकि साइटोक्रोम ए और A3 अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाएगा और अगेन इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगेन इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज होता है, ठीक हो गया। फिर मेरे बच्चे एनर्जी बनती है जब का वो क्या होता है बेटा, ये देखिएगा यहाँ पर A3 से मेरे बच्चे जब इलेक्ट्रॉन जाता है इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास तो अगेन इनफ एनर्जी खारिज होते हैं जो एटीपी बनाएंगे। तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ से यहाँ के दरमियान मैं बताने लगा हूँ। साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन इसको देने लगा हूँ तो फिर एटीपी बनाने लगा हूँ। तो कहता है बेटा देन अगेन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी व्हेन साइटोक्रोम A इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन अराइव एट द बॉटम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, और इलेक्ट्रॉन नीचे बॉटम में पहुंच चुका है और मेरे बच्चे साइटोक्रोम ए को ऑक्सीडाइज किसने कर दिया, ऑक्सीजन एटम ने कर दिया। अब जो ऑक्सीजन है मैंने बताया जैसे कि आपको पहले भी कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है और ये फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीजन जो नीचे मौजूद है जो कि फाइनल एक्सेप्टर है किसका बेटा, किसका एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन का। आखिरकार इलेक्ट्रॉन को इससे पकड़ लेना है और मेरे बच्चे आखिर में क्या बना देना, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाना है। और ये सारे के सारे स्टेप्स और ये चेन और जितनी मैंने पहले एक्सप्लेनेशन बताई है इसको मिला के बट आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है रेस्पिरेटरी।